चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ और एग्जांपल्स देखे थे इलेक्ट्रोलिसिस के, है ना। हमने प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना सीखा था कि अगर आपको एक इलेक्ट्रोलाइट दे दिया जाए तो आप बता दोगे, इलेक्ट्रोड भी दे दिया जाए तो आप बता दोगे कि दोनों इलेक्ट्रोड्स में क्या क्या बनेगा। एक्वस NaCl का एग्जांपल देखा था हमने, एसिडिलेटेड वाटर का एग्जांपल देखा था हमने, एक्वस कॉपर सल्फेट विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, एक्वस कॉपर सल्फेट विथ कॉपर इलेक्ट्रोड्स। और हर चारों केस में हमने एनोड में क्या बनेगा, कैथोड में क्या बनेगा, एनोड में क्या बनेगा, कैथोड में क्या बनेगा, लिखते गए। यही हमारा टॉपिक था, प्रिडिक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद क्या क्या प्रोडक्ट कहां कहां बनते हैं, वो टॉपिक समझ में आ गया। अब इसी के बेसिस में, इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिस में ही फैराडे ने दो लॉ दिए थे, जिसमें एक लॉ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जितने देर तक आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो उतना सब्सटेंस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। यही था हमारा लॉ। मैथमेटिकली अपन ने लॉ को कैसे लिखा था, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जितना चार्ज या जितना भी करंट दे, चार्ज जितना दे रहे हो करंट उतना ही होगा ना। Q एंड I आर प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, जितना चार्ज उतना करंट। तो W यानी कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितने टाइम तक आपने या कितना चार्ज आपने सप्लाई किया। ठीक है, जिसको अपन ने प्रोपोर्शनलिटी से हटाने के लिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया था, विच वाज Z इंटू Q। और आप यहां पर Z की जगह, सॉरी Q की जगह चाहो तो IT भी रख सकते हो, तो W इज इक्वल्स टू ZIT। ये हमारा एक इक्वेशन हो सकता है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने यहाँ पे Z को डिफाइन भी किया था, याद है क्या रखा था अपन ने, Q की जगह 1 कूलम। तो Z क्या आया था, Z बराबर आया था W। तो यहां से डेफिनेशन बन गई Z की। नाम क्या था Z का, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी कि Z का मीनिंग क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, है ना, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड, या फिर 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। बिकॉज Q क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू I इंटू T। 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड इज 1 कूलम। तो 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर पास करने पर जितना भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, जितना ग्राम सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, वही आपके Z का वैल्यू होता है। और ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करेगा। देखिए हर सब्सटेंस का सेम मास डिपॉजिट नहीं हो सकता ना। हमने डिस्कस किया था कि सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन लगता है डिपॉजिट होने में, वही आपके मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं डिपॉजिट होने के लिए। और सबके एटॉमिक मासेस भी तो अलग अलग होते हैं ना। सोडियम का एटॉमिक मास 23 है तो मैग्नीशियम का 24 है। इसका 1 मोल का वजन 23 ग्राम है तो इसके 1 मोल का वजन 24 ग्राम होगा। तो मासेस सबके अलग अलग होंगे, तो Z भी सबका अलग अलग होगा। ठीक है, फिर हमने ये भी कैलकुलेट किया था कि व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी को याद है कैसे निकाले थे राघव, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले थे। 1 मोल, इसमें कौन सा वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने मोल नहीं पढ़ा है, पढ़े हो ना, कि आप इलेक्ट्रॉन नहीं जानते हो क्या होता है। दोनों चीजें जानते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन के, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और 1 मोल में ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नंबर आ रहा था राज, 96487, जिसको अपन ने अप्रोक्सीमेटली फॉर कैलकुलेशन पर्पस 96,500 कूलम लिया था। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। क्या नाम दिया था इसको अपन ने, 1 फैराडे। यहां तक हुआ था, एक दो न्यूमेरिकल किए थे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल। एक और करो फिर सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। लिखो क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ध्यान से समझना क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes, is electrolyzed for 10 minutes, is electrolyzed for 10 minutes। यानी कि आपने उस बीकर के अंदर जो एक्वस कॉपर सल्फेट होगा उसमें आपने 2 रॉड डिप भी करी होगी, और आपने यहां पे बैटरी भी करंट के लिए कनेक्ट करी होगी। आपने 10 मिनट तक इसमें करंट पास होने दिया, मतलब 10 मिनट तक प्रोसेस चल रहा था।
वही एनोड कैथोड में कैटायन जा रहे थे कैथोड के पास और एनायन जा रहा था एनोड के पास, और वहां जाकर वो क्या होते हैं, डिस्चार्ज। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड में रिडक्शन। ये अपन कर चुके हैं, ऐसा 10 मिनट तक हो रहा है, समझ रहे हैं क्या? ठीक है, और वो करंट कितना है वो भी लिख देते हैं, कितना लिखे, 10 मिनट्स विथ अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, with a current of 1.5 ampere, with the current of 1.5 ampere, full stop. What is the mass of copper deposited? What is the mass of copper deposited? कितना मास कॉपर का डिपॉजिट हो जाएगा? What is the mass of copper deposited? कॉपर कहां डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड में कि एनोड में? हाँ, कॉपर कैटायन है ना, तो कैथोड में जाएगा, ठीक है, डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, ऑन दी या एट दी कैथोड, एट दी कैथोड। क्वेश्चन में एक चीज दे दिया है, ब्रैकेट में लिख रहा है मोलर मास ऑफ कॉपर इज, मोलर मास ऑफ कॉपर इज 63.5 ग्राम, मोलर मास ऑफ कॉपर इज 63.5 ग्राम। ये इसलिए दे दिया है क्योंकि वो ये एज्यूम कर रहा है कि आपको एटॉमिक मास नहीं पता है कॉपर का। 20 तक ही हमको याद है कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और उसका मास 40 है। ये तो अपन पढ़ते थे क्लास 9 तक में, उसके बाद हमने ज्यादा पढ़ा नहीं और एलिमेंट्स को, बट अभी हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा ना 21 से 30 वाले भी, कैडमियम से लेकर के जिंक, बट उसमें भी आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर से मतलब था, हाँ या ना? हम वहां पे मास का क्या कर रहे थे, मास का तो कुछ काम था ही नहीं वहां पर, हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी, तो उसमें किसका काम था, एटॉमिक नंबर का, जिसका जो कॉपर का कितना होता है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर, 29, ठीक है, तो उसका मास कितना होता है 63.5 AMU। मोलर मास बोल रहा हूं इसलिए ग्राम लिख दिए हैं, समझ रहे हैं क्या? ध्यान देना, कॉपर के एक एटम का एटॉमिक मास 63.5 AMU होता है, ये एटॉमिक मास है। और जब मैं 1 मोल कॉपर की बात करूंगा तो उसका मास कितना हो जाएगा, 63.5 ग्राम। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? मोल कंसेप्ट है ये, कॉपर के एक एटम, 1 एटम ऑफ कॉपर का मास 63.5 AMU, ये मैं क्या लिखा उसका एटॉमिक मास। और 1 मोल ऑफ कॉपर, जिसमें कॉपर के कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का कंबाइंड मास 63.5 ग्राम है। ये क्या है इसका मोलर मास। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? बस यूनिट का फर्क है और कुछ नहीं, बस यूनिट का फर्क है, बट दैट यूनिट मेक्स अ हाई डिफरेंस। कैसे हाई डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? ये एक एटम का है और ये इतने सारे एटम का मास है, ये एक एटम का मास है और ये इतने सारे एटम का मास है। एमयू बहुत छोटी यूनिट होती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो निकालना क्या आपको, डब्ल्यू निकालना है। क्या निकालना है? मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, जब 10 मिनट तक 1.5 एम्पियर करंट कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से पास होता रहा तो कितना कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर। क्वेश्चन क्लियर है सबको? बनाओ, चलो कैसे बनाओगे? हाँ, जेड की जरूरत नहीं है, देखो क्या है, अगर आप, अच्छा आप सीधा फॉर्मुला यूज कर रहे हो ना ये वाला, तो आपको जेड की जरूरत लगेगी, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो क्या कर सकते हैं अपन, कॉपर आयन कुछ इस तरीके से डिपॉजिट होता है, हाँ या ना? कैथोड में यही रिएक्शन हो रहा है, हाँ या ना? यही हो रहा है ना? तो आप खुद देखो कि एक आयन को 2 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं तब जाकर के एक एटम डिपॉजिट हो रहा है, हाँ या ना? कितना चार्ज, मतलब अगर आप मैं इसको 1 मोल में कन्वर्ट कर दूं तो ये 2 फैराडे लग रहा है, हाँ या ना? 2 फैराडे। आप पूरे इक्वेशन को मोल से मल्टीप्लाई करो तो 1 मोल ऑफ कॉपर 2 प्लस आयन रिक्वायर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब जाकर के 1 मोल कॉपर एटम बनेगा। 1 मोल कॉपर एटम बनने का मतलब 63.5 ग्राम कॉपर एटम बनेगा, यानी कि 2 फैराडे चार्ज बनाता है 63.5 ग्राम कॉपर। यस और नो? ये समझ में आ गया कैसे कैसे मैंने किया? आई स्टार्टेड विद बेसिक, कॉपर कैसे डिपॉजिट होता है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Cu बन के चिपक जाता है। ये हमारा बेसिक इक्वेशन है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। और ये
मेटल टू मेटल वेरी करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Al डिपॉजिट होगा, समझ रहे? इसके लिए आपको 3 फैराडे इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 फैराडे चार्ज 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तब जाकर इसका 27 ग्राम डिपॉजिट होगा। एग्री? 27 कहां से आया? एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम। एक मोल, मैंने पूरे इक्वेशन को मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 फैराडे चार्ज, तब जाकर के 1 मोल एल्यूमिनियम बनता है यानी कि 27 ग्राम। तो ये हमारा बेसिक हो गया। वैसे ही ये हो गया बेसिक हमारे कॉपर का। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि आपके पास चार्ज कितना है, आपने कितना करंट पास कराया? 1.5 एम्पियर। कितने देर तक पास कराया? 10 मिनट तक। तो इन दोनों की हेल्प से चार्ज नहीं निकाल पाओगे क्या? क्या होता है चार्ज? Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। बताओ कितना होगा चार्ज? हाँ 15। मेरे को पता था कोई ना कोई 15 जरूर बोलेगा। अरे भाई ये एम्पियर में और ये मिनट में है, कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे? ऐसा यूनिट है क्या मिनट? सेकेंड में कन्वर्ट करोगे ना पहले। ये हो जाएगा आपका 600 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो 10 मिनट्स में 600 सेकेंड्स हो जाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो चार्ज आएगा, जो कितना होगा? 900 कूलम। एक्चुअली आपने इतना चार्ज दिया है उसको, और आपको पता क्या है कि 2 इंटू 96,500, 2 इंटू, सही लिख रहा हूं, 2 इंटू 96,500 कूलम चार्ज देने पर इतना कॉपर डिपॉजिट होता है। तो 1 कूलम देने पे कितना होगा? डिवाइड कर दो, 63.5 अपॉन 2 इंटू 96,500। पर आपने कितना दिया है? 900 कूलम। Therefore 900 कूलम will produce 63.5 into, sorry, divide by 2 into 96,500 into 900। ये 2 0 कैंसल। अब बच्चा कुछ सॉल्व कर लो, इतना ग्राम कॉपर हमारा आंसर होगा। समझ गए क्या? तो हमने शुरुआत कहां से करी है? यहां से। ये हमारा बेसिक है। इसी से तो ये आया ना कि 2 फैराडे चार्ज 63.5 ग्राम कॉपर बनाता है। बस हो गया, यही यही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा आपका। फिर आपके पास जो करंट और टाइम गिवन है उससे चार्ज निकाल लो कि हमने तो इतना चार्ज दिया है, तो आ जाएगा आंसर। हाँ वो नहीं काम आता है, वो ऐसा कोई रूल ही नहीं है ना। वो तो हमने ट्रिक बनाया था याद करने का कि भाई जिसका ऑड नंबर होगा उसको डबल प्लस वन कर देंगे, जिसका इवन होगा उसको डबल कर देंगे। तो वो 20 तक ही काम आता है, उसके बाद काम नहीं आता वो, क्योंकि कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, डबल करने पर 58 हो रहा है, ऐड करोगे 1 तो 59 ही हो रहा है, और इसका मास कितना है? 63.5। तो वो ट्रिक काम नहीं आएगी हमें 20 के बाद। सुन रहे हैं क्या बोल रहा हूं? एटॉमिक मास याद करने का हम 9th क्लास में ट्रिक बनाते थे, बट वो यहां काम नहीं आएगा 20 के बाद। कुछ कुछ के आप एटॉमिक मास याद कर ही लीजिएगा ना, जैसे आयरन का 56 होता है, जबकि उसका एटॉमिक नंबर 26 है, तो 26 का डबल तो 52 ही होता है, और उसका मास 56 है ना। कुछ के आप लोग याद रखिए जो कॉमनली हम यूज करते हैं, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, है ना, आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। कितना सॉल्व किए क्या? ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई किए हो क्या? 9 5 45 का 5 कैरी 4, 27 प्लस 4 इज 31 का 1 कैरी 3, 54 प्लस 3 इज 57 डिवाइडेड बाय, नीचे आ रहा है आपका 0 कैरी 1, 13 का 3 कैरी 1,
18 प्लस 1 19, 1930, तो 571.5 डिवाइडेड बाय 1970, ये तो जाने से रहा, तो 0 पॉइंट, अब ये जाएगा 19 का टेबल 57 होता है ना, 19 3 जा 57, बट वो पार हो जाएगा, तो 0.2 टाइम्स में जाएगा, 2 0 जा 0, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 18 प्लस 1 19 का 9 कैरी 1 एंड 3, 5 7, 16 में से 9 गया, 16 ही होगा ना ये, एंड 1, एक 0 ले आते हैं नीचे, ये कितने टाइम्स में जाएगा, 7 या 8, क्या रहा आंसर, तब मेरा ही वेट करोगे आंसर लिखने में, 8 टाइम्स में, आंसर है 0.296, 9 टाइम्स में जाएगा, तो आंसर इज 0.296 ग्राम कॉपर, इतना ही कॉपर डिपॉजिट होगा। देखिए आपने करंट बहुत कम दिया है ना, मतलब 900 कूलम चार्ज ही गया है बस, जबकि इतना 63.5 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए आपने 2 फैराडे चार्ज देते हो, तो आपने तो उससे बहुत कम चार्ज दिया, 900 कूलम ही तो दिया हो, 2 फैराडे तो बहुत होता है ना, 2 इंटू 96,500 कूलम, उस हिसाब से आपने बहुत कम चार्ज दिया है, तो आंसर भी आपका बहुत कम ही आया है, 0.296 ग्राम कॉपर ही डिपॉजिट हो पाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं ना कि कितना इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है हमको, आपको अगर 50 ग्राम या अगर आपको मान लो 63.5 ग्राम कॉपर किसी में इलेक्ट्रोप्लेट करना है, तो हम अकॉर्डिंगली उसमें सिर्फ 96,500 कूलम ही देंगे, इतना ही, सॉरी 2 इंटू 96,500 कूलम चार देंगे, नहीं आज नहीं है, जून से होगी क्लास। ठीक है, तो आपने चार्ज कितना देना है, अगर आपको इतना ग्राम डिपॉजिट करना है तो आपको चार्ज कितना देना है, 2 इंटू 96,500 कूलम चार्ज देना है। अब अगर करंट आपका है 1.5 एम्पियर का करंट आपके पास है, तो कितने देर तक देना पड़ेगा, डिवाइड कर लो, तो जो आपने 10 मिनट तक दिया ना, वो आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के आप इतना डिपॉजिट कर पाओगे। अभी क्योंकि आपने सिर्फ 10 मिनट के लिए ही करंट पास कराया है, तो इसलिए सिर्फ इतना ही कॉपर डिपॉजिट हुआ है। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लॉ लिखो, हेड डाल लो, सेकेंड लॉ ऑफ, या फैराडेज सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, हाँ लिखिए इसका स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट when the same quantity of electricity, when the same quantity of electricity, when the same quantity of electricity is passed through, when the same quantity of electricity is passed through solutions of different electrolytes, solutions of different electrolytes, solution of different electrolytes connected in series, connected in series, connected in series, comma, the weights of the substances, the weights of the substances, the weights of the substances produced at the electrodes, produced at the electrodes, weight of the substances produced at the electrodes are directly proportional to their, are directly proportional to their, are directly proportional to their equivalent weights, are directly proportional to their equivalent weights, equivalent weights, हमने तो एटॉमिक में वेट पढ़ा, एटॉमिक मास पढ़ा, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है वो अपन यहां देखते हैं। ठीक है, पहले फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैच करना, इट स्टेट्स दैट when the same quantity of electricity is passed through solution of different electrolytes connected in series,
the weights of substances produced at the electrodes are directly proportional to their equivalent weight. अब इसका मीनिंग समझना. जस्ट इमेजिन कि आपके पास दो सेल है, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है. एक में लेट से आपने कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट लिया है और दूसरे में चलो कोई सिल्वर का ले लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3. ये दो इलेक्ट्रोलाइट लिए और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है आपस में. ठीक है, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो कहने का मतलब दोनों में करंट भी सेम जाएगा. जो करंट सीरीज में तो करंट सेम जाता है ना, जो करंट इस इलेक्ट्रोलाइट में जा रहा होगा वही करंट इस इलेक्ट्रोलाइट में भी जा रहा होगा. तो क्या दोनों के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सेम डिपॉजिट होंगे? क्या वेट नहीं होगा कि दोनों को इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है. अब सोचिए ना, कॉपर का जो आयन है 2+, वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन के डिपॉजिट होता है. इसको अभी अपन ने मोल से मल्टीप्लाई किया था ना कंप्लीट इक्वेशन को, तो क्या आया था हमारा कंक्लूजन कि 1 मोल के लिए हमें 2 फैराडे चार्ज लगा था, तब जाकर के 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ था. याद आ रहा है ये? अब सेम इलेक्ट्रिसिटी अगर कॉपर सिल्वर में पास होगी तो रिएक्शन सेम नहीं होने वाला है. सिल्वर का रिएक्शन क्या होता है? Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बन जाता है, जिसमें Ag का मास कितना होता है? 108. 108 इज द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर. सुन रहे हैं क्या? जब दोनों के मासेस ही अलग अलग है, एटॉमिक मासेस, तो दोनों का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सेम तो नहीं हो सकता. एम आई क्लियर? तो वो डिपेंड करता है उनके इक्विवेलेंट वेट के ऊपर. इट डिपेंड्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट. अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है नीचे लिखो. इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू का साइन देना, सीधा फॉर्मूला लिखते हैं. एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained or lost by one atom or ion of that element. Equivalent weight is equal to atomic weight upon number of electron gained or lost by one atom or ion of that element. जैसे कि अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 63.5. तो उसका एटॉमिक वेट है, डिवाइड बाय वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है? 2, तो डिवाइड बाय 2. दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर. ऐसे हम सिल्वर का निकालेंगे तो 108 ही आएगा ना, क्योंकि ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है. तो दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट. आपको बस उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने वो लूज करता है या गेन करता है, उससे आपको डिवाइड कर देना है उसको. ठीक है, एक एग्जांपल लिख लो नीचे, एग्जांपल करके. इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर लिख लो इज इक्वल टू 63.5 अपॉन 2. ठीक है, एक एग्जांपल लिखेंगे. इसी जो अभी अपन ने लिखा है ना, कॉपर सल्फेट और AgNO3 में सेम करंट पास कराएंगे तो उनके वेट्स क्या क्या डिपॉजिट होंगे. तो एक एग्जांपल लिखिए. इफ AgNO3 solution and CuSO4 solution, silver nitrate and copper sulfate, if AgNO3 solution and CuSO4 copper sulfate solutions are connected in series and same quantity of electricity is passed through them, and same amount of electricity is passed through them, then we can write एक इक्वेशन लिखना नीचे. वेट ऑफ Ag deposited divided by weight of copper deposited is equals to equivalent weight
of silver Ag upon equivalent weight of copper। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। किसी एक का भी मास आपको दिया है तो आप दूसरे का मास निकाल लोगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag डिपॉजिटेड अपॉन weight of Ag deposited upon weight of copper deposited is equals to equivalent weight of Ag upon equivalent weight of copper। ठीक है, हमने ऐसा क्यों लिख पाए? क्योंकि अपन क्या बोल रहे हैं, किसी का भी वेट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। तो हमने मान लीजिए आपने सिल्वर का वेट निकालना चाहा तो आपने कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया उसके इक्विवेलेंट वेट से। सेम काम आपने कॉपर के साथ भी किया, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो के कैंसिल, तो आपको यही मिलेगा। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो वेट ऑफ Ag डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ Au डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू उनके इक्विवेलेंट वेट का रेशियो। ठीक है, तो दोनों में से अगर एक का भी आपको पता है कि हाँ इतना ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ है इतना करंट देने पर, तो वही करंट तो कॉपर वाले में भी जा रहा है, कॉपर सल्फेट में भी जा रहा है, तो आप कॉपर का भी वेट निकाल सकते हो इस रेशियो से। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अपन फिर। हाँ लिखिए। इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, if a current of 0.5 ampere, if a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire, if a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire, if a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire for 2 hours, for 2 hours, comma, then how many electrons flow through the wire? Then how many electrons flow through the wire? ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, तो फिजिक्स का ही क्वेश्चन हो गया ना। देख रहे हो क्या क्या बोला आपको? आपके पास एक मेटालिक वायर है जिसमें 0.5 एम्पियर करंट 2 घंटे तक फ्लो हो रहा है, तो कितना चार्ज फ्लो हो गया है, कूलम निकालना है आपको। तो आपको आई दिया है, आपको टी दिया है, आपको क्यू निकालना है। क्यू नहीं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो पहले क्यू निकालो ना, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे अपने आप एक बार क्यू निकालोगे तो क्यू क्या होता है? क्यू इज इक्वल्स टू एनी, पढ़े हो आप कभी? क्यू इज इक्वल्स टू एनी, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। पर पहले क्यू तो निकालिए, आपके पास आई और टी दिया हुआ है, तो पहले तो क्यू निकल जाएगा बहुत आसानी से। क्यू क्या होता है? आई इंटू टी। क्यू क्या है? आई इंटू टी। पुट करिए वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास। आई दिया हुआ है 0.5 एम्पियर एंड टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स। तो क्यू निकाल लीजिए पहले, और एक बार क्यू आ जाएगा तो क्यू इज इक्वल्स टू एन ही कर दोगे तो ई भी आ जाएगा। सॉरी ई नहीं, एन, हमें एन निकालना है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एन भी आ जाएगा क्यू बाय ई करके। जल्दी करो। कितना आ रहा है क्यू? कन्वर्ट किए ना आर्स में, आर्स को सेकेंड में। हाँ ठीक है, फिर तो 0.5 इंटू 2 इंटू 3600, तो ये 2 और 1/2 कैंसिल, कितना आया? 3600 कूलम, करेक्ट। ठीक है, अब आपको एन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन बताए थे आप मुझे कल? एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन बताए थे? 6.25 इंटू 10⁻18 बताए थे ना। तो आपके पास तो 3600 कूलम है, तो इंटू दैट कर दोगे, या फिर ऐसे देखो, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्यू क्या होता है? 3600 कूलम अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19। तो यहां से आपका एन निकल जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, विच मेक्स अप 3600 कूलम। सुन रहे हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के एक कूलम बनाते हैं, तो सोचो 3600 कूलम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स। बताइए कितना होगा आंसर?
वो 10⁻⁻19 को ऊपर लेके चले जाओ, 10⁻+19 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, बस करिए जल्दी। क्या है? 2.2। हाँ 2.2, बस 2.2 तक ही कर रहे हो। 2.25 नहीं, 2.246, हाँ ठीक है 2.25 बोल सकते हैं, इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखेगा। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, हाँ नहीं पूरा कंप्लीट करना तो मुझे क्वेश्चन। इन टर्म्स ऑफ फैराडे, इन टर्म्स ऑफ फैराडे, करंट बोलूंगा तो अपन आई बोलेंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी तो दोनों के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, चार्ज के रेस्पेक्ट में भी और करंट के रेस्पेक्ट में भी। तो हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, is required to produce first 20 gram of calcium from TaCl2, and second part है इसका 40 gram of aluminium from Al2O3, Al2O3। अभी जैसे अपन कॉपर वाला क्वेश्चन किए ना आज, वैसे ही बनेगा ये भी क्वेश्चन। बस आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ था, आपने कॉपर का मास निकाला था, यहाँ पे आपको मास दिया हुआ है कि इतना चाहिए हमें, इलेक्ट्रिसिटी निकालना है। ठीक है, एक पार्ट करके दिखाओ, ये दूसरा पार्ट करोगे खुद से। हाँ देखो क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड जब ब्रेक डाउन होता है तो Ca2+ एंड 2Cl नेगेटिव बनता है, हाँ या ना? जब डिसोसिएट होगा पानी में जाने के बाद तो आपको मिलेगा कैल्शियम आयन एंड 2 क्लोराइड आयंस। यही कैल्शियम आयन, यही कैल्शियम आयन जो कैट आयन है, जाएगा किसके पास? कैथोड के पास। वहां जाकर के कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और बन जाएगा कैल्शियम। ये अभी एक एटम की बात की अपन ने, एक आयन की बात की है। अब 1 मोल की बात करते हैं कि अगर 1 मोल होता ये तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगते, तब जाकर के 1 मोल यानी कि 40 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट होता। एग्री? ऐसे कुछ वहां भी किए थे, बस अंतर इतना था कि वहां पे कॉपर था तो एटॉमिक मास 63.5 था, ये कैल्शियम है तो एटॉमिक मास कितना होता है? 40। ये समझ में आ रहा 40 कहां से आ गया? क्वेश्चन से नहीं आया 40, क्वेश्चन में तो 20 दिया है। वो तो हमारा मास हमें चाहिए, बट अभी हमारा बेसिक क्या है? 40 ग्राम कैल्शियम अगर आपको चाहिए तो कम से कम आपको 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, तो आपको तो 20 ही चाहिए, तो 1 फैराडे, खत्म, बहुत इजी है। तो कि 2 फैराडे चार्ज ने या 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी ने 40 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट किया, आपको कितना चाहिए? 20 तो चाहिए था ना, तो हाफ कर देंगे, तो 40 ग्राम कैल्शियम requires 2 Faraday electricity, therefore 20 ग्राम कैल्शियम के लिए हमें 2 Faraday अपॉन 40 इंटू 20, दैट विल बी 1 Faraday। ये फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ऐसे ही आप सेकेंड वाला करो।
आया क्या? प्रथा समझ में आ रहा है? नहीं, ये तो पूरा आना चाहिए। आप फर्स्ट डे से चैप्टर अटेंड कर रहे हो, रिवाइज करो एक बार, है ना? तो आप अटेंड किए थे ऑनलाइन, तो नोट्स नहीं लिखे हो? फिर अवॉइड करो ऑफलाइन ऑनलाइन, हाँ। लिखा किसी ने एल्यूमिनियम का इक्वेशन? यहां से क्या निकलेगा? Al3+ एंड ऑक्साइड आयन, ऐसा होता है ना? तो Al3+ कैसे Al में कन्वर्ट होता है? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके। 4 हाँ, 4.44। वेरी गुड। समझे क्या ये? एल्यूमिनियम का एक आयन 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के डिपॉजिट हो रहा है। तो 1 मोल के बारे में क्या ख्याल है आपका? 3 फैराडे लगेगा 1 मोल के लिए, क्या बोलते हो? और 1 मोल क्या होता है? 27 ग्राम। ये आना चाहिए। 27 ग्राम कहां से आया? एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास, मोलर मास। समझ गए ना? तो यानी कि 27 ग्राम के लिए आपको चाहिए 3 फैराडे करंट। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 3/27 फैरेड। पर आपको तो 40 ग्राम चाहिए, तो 40 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 3/27 इंटू 40, दैट विल बी 1/9। 40/9 जो कि आ रहा है आपका वही 4.4444 चलता रहेगा ना, तो 4.44 फैरेड। ये आंसर हो गया। कोई डाउट है तो अभी पूछिए। राज, आयुष, हाँ? दीवान साहब कहाँ आगे पीछे देख रहे हो भाई? कहाँ थे 2 क्लास से? क्या हुआ? जो कैल्शियम वाले में पढ़ा हो अभी तक? ठीक है, एक क्वेश्चन दो, पूरा कंप्लीट बनाएंगे। देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट, अ सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट। क्या होता है फॉर्मूला निकल नाइट्रेट का, पता है क्या? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ निकल नाइट्रेट? NiNO3 का होल ट्वाइस। अरे Ni2+ होता है, निकल 2+। ठीक है, तो NiNO3 का होल ट्वाइस। सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन, solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrodes, platinum electrodes using a current of 5 ampere, using a current of 5 ampere for 20 minutes, for 20 minutes। सिचुएशन समझ में आ गई आपको? ये रहा आपका इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। क्या है इसके अंदर? है, क्या बोल रहा है वो? क्या बोला? ये क्या है? निकल नाइट्रेट। और ये क्या है? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। और ये क्या है? और ये क्या है? करंट। डायरेक्शन सही है? करंट का डायरेक्शन सही है गलत है? गलत होगा ना, हमेशा अपन पॉजिटिव से लेते हैं ना, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? कितनी देर तक? तो आपसे पूछ रहा है, ये जो कैट आयन, ये जो कैथोड है, इसी में जाएगा ना निकल। धीरे धीरे निकल यहां पे आके डिपॉजिट होता जाएगा। कैसे होगा डिपॉजिट? Ni2+ +2 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे निकल डिपॉजिट होता जाएगा। ऐसा 20 मिनट तक होता रहेगा। तो जितने भी एटम यहां डिपॉजिट होंगे उनका टोटल मास, आपको निकल का मास निकालना है। फुल सॉल्व करके लिखो, क्वेश्चन क्या है? व्हाट मास ऑफ निकल विल बी डिपॉजिटेड? व्हाट मास ऑफ
nickel will be deposited at the cathode? What mass of nickel will be deposited at the cathode? आपको क्वेश्चन में गिवन है atomic mass of nickel is atomic mass of nickel is 58.7 ग्राम. ये क्वेश्चन में गिवन है 58.7 ग्राम. ठीक है, मोलर मास. एटॉमिक मास नहीं बोलना चाहिए मुझे, उसको मोलर मास बोलना चाहिए. या एटॉमिक मास बोल रहा हूं तो ग्राम नहीं लगाता. ठीक है, सही है. चलिए क्वेश्चन बनाइए इसको. ये बनना चाहिए क्योंकि इसके इस जैसे क्वेश्चन अपन लास्ट क्लास से अभी तक बहुत सारे कर चुके हैं. चार्ज कितना आ रहा है आप लोग का? 6000 आ रहा है सबका. Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी करके 5 एम्पियर करंट 20 मिनट तक सेकेंड्स में कन्वर्ट करके करेंगे ना. 1200 इंटू 5 विल बी 6000 कूलम. तो हमारा बेसिक क्या बोलता है कि 2 इंटू 96,500 कूलम ने 58.7 ग्राम निकल डिपॉजिट किया है. तो एक कूलम कितना करेगा? 58.7 अपॉन 2 इंटू 96,500. तो 6000 कूलम कितना करेगा? सब यही कैलकुलेशन कर रहे हो ना? कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो? देख लो एक बार. ये होना चाहिए, बाकी अब तो कैलकुलेशन है पूरा. 1.8. 0.8 बोल रहे हैं कुछ लोग. 1.8. 1.8 एक आध डिजिट और निकालो ना. 1.824. हाँ ठीक है. 1.825 आ रहा है. ठीक है, चलेगा. तो 1.825 ग्राम फाइनल आंसर होना चाहिए. हालांकि 1.825 ग्राम. ठीक है.
चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सेकेंड लॉ के ऊपर क्वेश्चन है ना, जहां पर ने क्या पढ़ा कि अगर दो इलेक्ट्रोलाइट को आप सीरीज में लगा देते हो, दो सेल को सीरीज में ला करके सेम करंट दोनों में फ्लो कराओगे, तो दोनों के मास अलग अलग डिपॉजिट होंगे, और वो किस पे डिपेंड करेंगे, उनके इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, थ्री इलेक्ट्रोलिटिक सेल ए कॉमा बी एंड सी, तीनों के नाम दे दिए, थ्री इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ए कॉमा बी एंड सी containing ZnSO4, एक में जिंक सल्फेट है ZnSO4, कॉमा AgNO3, एक में सिल्वर नाइट्रेट है, ए वाले में जिंक सल्फेट हो गया, बी वाले बीकर में सिल्वर नाइट्रेट है, एंड कॉपर सल्फेट रेस्पेक्टिवली, सी वाले में कॉपर सल्फेट है रेस्पेक्टिवली, वेयर कनेक्टेड इन सीरीज, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिए, connected in series, full stop. A steady current of 1.5 ampere, steady current, steady मतलब constant है ना, बैटरी लगा रहे हो ना अपन, डीसी वोल्ट डीसी बैटरी लगा रहे हो तो करंट कांस्टेंट ही जाएगा। A steady current of 1.5 ampere was passed through them until, हम 1.5 एम्पियर करंट तीनों में पास करते रहे लगातार, तब तक until 1.45 ग्राम ऑफ silver Ag were deposited at the cathode of B. 1.45 gram of silver were deposited at the cathode of B. तब तक ही करंट पास कराए, फिर हमने स्विच को ऑफ कर दिया। तब तक करवाए करंट पास जब तक कि सिल्वर में 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट नहीं हो गया। सिल्वर वाला यहाँ पे इलेक्ट्रोड होगी ना भाई, कैथोड होगा यहाँ पे, कैथोड में जाकर के तो Ag अटैच होने वाला है ना, तो ये जब तक 1.45 ग्राम सिल्वर चिपक नहीं गया तब तक हम करंट देते रहे, उसके बाद हमने स्विच ऑफ कर दिया। तो पहला पार्ट इसमें आपको निकालना है कि करंट कितने देर तक दिए, और दूसरा पार्ट निकालना है कि इतनी ही देर में बाकी दोनों में कितना डिपोजिशन हुआ है। क्वेश्चन समझ गए? देखिए ऐसा तो ना कि बाकी दोनों खाली बैठेंगे, कॉपर वाले में भी करंट जा रहा है, जिंक वाले में भी करंट जा रहा है, सेम करंट जा रहा है जबकि दोनों में भी। तो जब सिल्वर कुछ डिपॉजिट हुआ है तो ये दोनों भी कुछ ना कुछ डिपॉजिट हुए होंगे ना, वो कुछ ना कुछ कितना है ये निकालना है, और आपने करंट को कितने देर तक पास कराया है वो निकालना है। तो लिख लो क्या क्या निकालना है, फुल स्टॉप लिखिए, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, क्वेश्चन मार्क। और दूसरा पार्ट, what mass of copper and zinc were deposited, what mass of copper and zinc were deposited, what mass of copper and zinc were deposited। तीनों का एटॉमिक मास दे दिया आपको, लिख लो सबका एटॉमिक मास। कॉपर का याद हुआ क्या, 63.5, सिल्वर का अभी बताया था बीच में 108, और जिंक का ना याद रख सकते हो ऐसे, जो 63.5 है ना उसका 6 ऐसी रहने दो, 5 और 3 को इंटरचेंज कर दो, तो 65 ये जिंक का होता है। कॉपर जिंक आजू बाजू में ही है ना, क्या बोलते हो, कॉपर 29 है और जिंक 30 है, तो उसका ऐसा अल्टी पल्टी कर देना, बस 63.5 को उल्टा करके 65.3 कर देना। ठीक है, चलो कैसे निकालोगे, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं पहले ये बता, सिचुएशन समझ में आई कि नहीं, कि 3 सेल सीरीज में लगे हुए हैं, हमने तीनों में सेम करंट पास कराया है, कितने देर तक पास कराया, जब तक 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट ना हो जाए तब तक करंट पास कराते रहे। तो वो कब तक, यानी कि टाइम आपको निकालना है, और उस वक्त तक कॉपर और जिंक कितना हुए ये भी निकालना है। ठीक है, अपन शुरुआत वहीं से करेंगे जो हमें पता है। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ है, तो आप क्या बता सकते हो कि कितना चार्ज लगा होगा इतना डिपॉजिट करने में, ये तो बता पाओगे ना, है ना।
शुरुआत कैसे करेंगे? सिल्वर का इक्वेशन लिख करके। एग्री? अरे हाँ या ना? क्या बोल रहे हो? कहाँ पे Ag3+? हाँ। Ag+ होता है और NO3 1- होता है भाई। वो O का 3 है, वो चार्ज 3 नहीं है। वो 3 यहां से नहीं आया है, नाइट्रेट है वो, NO3 नेगेटिव। ये तो 9th का बेसिक है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई अच्छी अच्छी बात है, आप कम से कम अपना डाउट क्लियर किए। वरना आप तो Ag3+ लेके सॉल्व करते और आप 3 इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हैं ना, तब जाके Ag बनाते, तो आपका 3 फैराडे लग जाता, 108 ग्राम, और हम लोग तो 1 फैराडे में ही कर देते। नहीं, हमको 1 फैराडे लगेगा ना 108 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए, हाँ या ना? यू विल नीड 1 फैराडे ऑफ चार्ज टू डिपॉजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, यस और नो? ये इसके इक्वेशन आपको दिख रहा है सबको, कि सबको मोल से मल्टीप्लाई करो तो 1 मोल सिल्वर आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब जाकर के 1 मोल सिल्वर बनाएगा। यानी कि 1 फैराडे चार्ज लगेगा टू डिपॉजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। एम आई क्लियर? यहां से आपको चार्ज मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा, करंट पता है तो टाइम नहीं आ जाएगा। निकालो यहाँ का चार्ज कितना आएगा, चार्ज बताओ मुझे, कि 108 ग्राम के लिए सर 96,500 कूलम चार्ज लगा, तो 1 ग्राम के लिए कितना लगेगा? तो 1.45 ग्राम के लिए कितना लगेगा? ये आपका चार्ज आ जाएगा, इतना कूलम। ये बताओ पहले, सबसे पहले तो ये बताइए, एक बार चार्ज आ गया, करंट पता है तो टाइम निकल जाएगा, आई, है ना? Q इज इक्वल्स टू, हाँ, IT, तो Q बाय I कर देंगे, तो Q तो निकालो पहले। समझे क्या ये वाला पार्ट? करो उसको सॉल्व जल्दी से। 965 इंटू 145, 965 इंटू 145 कोई कर रहा है क्या? टू थ्री की 1 3? चार्ज निकल गया, कितना आ रहा है? हाँ, 1295.6 बार में जाएगा क्या वो? 1295.6, हाँ ठीक है, इतना कूलम आ गया। अब टाइम नहीं निकल जाएगा, चार्ज आपको पता है, करंट कितना एम्पियर फ्लो करा रहे थे? 1.5 है कि 0.5 है? 1.5 एम्पियर करंट था, तो चार्ज पता है, टाइम, करंट पता है तो टाइम नहीं निकलेगा। I इज इक्वल्स टू Q बाय T होता है, तो T बराबर क्या हो जाएगा? Q बाय I। करो जल्दी।
कितना सेकंड आएगा उसको मिनट में कन्वर्ट भी कर देंगे। T इज इक्वल्स टू Q बाय आई। Q निकाला हमने 1295.6 डिवाइडेड बाय I इज 1.5। सीधा 15 से डिवाइड करना है। 12956 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 8 जा 120, 95, 15 6 जा 90, 56, 15 3 जा 45, और एक और ले लेते हैं 105 आता है कितने बार में? 7 टाइम्स में। ठीक है, 863.7 सेकेंड्स, 863.7 सेकेंड्स, यानी कितने मिनट हुए ये? 12। कैसे भाई? 14 समथिंग होगा ना, 200 है ना भाई। ठीक है, यानी ये आपका आएगा लगभग कितना है? 14 मिनट्स। कुछ और बताओ ना, 14 मिनट्स कितना सेकेंड्स? 14 मिनट्स, 14 मिनट्स और कितना बचेगा? 24 क्या था, तो 14 मिनट्स 24 सेकेंड्स लिख दो। ठीक है, 14 मिनट्स 24 सेकेंड्स। ठीक, नहीं बोला है, वहां तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि इतना करंट जब आपने पास कराया बाकी दोनों में भी, उनका कितना कितना मास डिपॉजिट हुआ। तो देखो, अब आपके पास चार्ज तो आ चुका है ना, चार्ज तो सब में सेम जा रहा है ना, जब करंट सेम में आ रहा है तो चार्ज भी तीनों में सेम जा रहा है। तो इतने चार्ज में कॉपर और जिंक कितना डिपॉजिट होगा वो निकाल सकते हैं। उसका भी बेसिक आपको पता है कि कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हो तो कॉपर बनता है, यानी कि 2 फैराडे मिल करके 63.5 ग्राम डिपॉजिट करता है। तो 1295.6 कूलम से कितना कॉपर आएगा? निकल जाएगा। सेम काम हम जिंक के साथ भी करेंगे। जिंक में भी सेम चीज होती है, 2 फैराडे 65.3 डिपॉजिट करता है, तो 1295.6 कूलम कितना डिपॉजिट करेगा? तो ये दोनों आ जाएगा। क्योंकि चार्ज तो दोनों दोनों में सेम जा रहा है ना, करंट तीनों में सेम जा रहा है। मासेस तीनों के अलग अलग डिपॉजिट होंगे, क्योंकि तीनों का इक्विवेलेंट मास अलग अलग है। तीनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तीनों के मोलर मासेस अलग अलग है। अब ये मत सोचना सर सेम चार्ज तो जा रहा है दोनों में, तो दोनों का मास भी सेम डिपॉजिट होगा। कैसे डिपॉजिट होगा? इसका इतना कूलम 63.5 करता है, इसका उतना ही कूलम 65.3 करता है, तो फर्क आएगा ना भैया आंसर में। भले वो कम आएगा फर्क, बट चेंज मतलब फर्क तो रहेगा दोनों में। ठीक है, करिए। 3 या 5 मार्क्स का आ गया। 3 से नंबर तो बड़ा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है एग्जाम में, तो कोई एक पार्ट आ जाएगा क्वेश्चन का, या तो सिर्फ आपसे बाकी दोनों डिपॉजिट पूछ लेगा, या तो सिर्फ टाइम पूछेगा। ठीक है,
इसमें क्या कैलकुलेशन करेंगे अपन? 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96,500 इंटू 1295.6, यही कर रहे हैं। और इसमें क्या होगा? ऊपर बस 63.5 की जगह 65.3 हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम। ठीक है, अब सुनो एक और तरीका सॉल्व करने का, इसको इतना कैलकुलेशन ना करके समझना। इधर हमने सेकेंड लॉ क्या पढ़ा है कि वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ, क्या है अपने पास? कॉपर और जिंक दो है ना, तो पहले कॉपर निकाल लेते हैं। कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, यही था हमारा फॉर्मूला। ये आपको पता है ना, 1.45 है इसका वैल्यू, 1.45। इसको एक्स ले लू, ये निकालना है ना अपन को, इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा इसका आंसर? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर किसको डिवाइडेड बाय 2? 108 बाय 1 बाय 2। हाँ, Ag 1 प्लस होता है ना, वो तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? 108 बाय 1, दैट इज 108, करेक्ट। और कॉपर का इक्विवेलेंट वेट 63.5 अपॉन 2, तो बस यहां से x निकाल लो, x विल बी इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, 108 को नीचे। ध्यान देना क्या लिख रहा हूं मैं, 1.45 इंटू 63.5 अपॉन 2 इंटू 108। इसको भी सॉल्व करोगे तो वही आंसर आएगा जो इससे आएगा, पर वो बेसिक से चले अपन एकदम। और ये अपना लॉ। ऐसे ही सेकंड के लिए भी लिख सकते हैं क्या? सेकंड कौन, मतलब जिंक के लिए क्या लिख पाएंगे ऐसे? जिंक के लिए वेट ऑफ Ag अपॉन वेट ऑफ जिंक इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। ये कितना दिया हुआ है? 1.45, इसको x ले लो, ये है 108, और ये कितना हो जाएगा? 65.3 अपॉन 2, ये भी 2 ही होता है जिंक, Zn2 पॉजिटिव। बस तो x क्या आ जाएगा? 1.45 इंटू 65.3 अपॉन 2 इंटू 108, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझे क्या? तो इसका आंसर आ रहा है आपका, मैं आंसर बता देता हूं, आप लोग कैलकुलेशन करके मैच कर लेना बाद में। इसका कॉपर का आंसर आ रहा है 0.426 ग्राम, 0.426 ग्राम, और जिंक आ रहा है 0.438 ग्राम। जो ज्यादा फर्क नहीं है, पर है ना फर्क, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? कर क्या रहे थे अपन पूरे क्वेश्चन में? आप जो भी गिवन डेटा था, इतने ही से अपन ने बाकी सारी चीजें निकाली, टाइम भी निकाले, टोटल चार्ज भी निकाले, फिर इतना ही चार्ज बाकी दोनों में पास कराएंगे तो कितना ग्राम डिपॉजिट होगा वो निकाले। ठीक है, तो मेन हमारी जो चीज होती है ना, वो रिएक्शन होता है, ये वाला रिएक्शन। ये आपको पता है कि नहीं रिएक्शन? तो ये उससे हमारा आधा काम हो जाता है। यहीं से हमें पता चल जाता है कि 2 फैराडे चार्ज देने पर कॉपर 63.5 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, तो इतने चार्ज पर कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, तो आ जाएगा वही आंसर। Zn नहीं, 2 प्लस, बस कॉपर करता है 1 प्लस और 2 प्लस, पर जो कॉपर सल्फेट दिया है उसमें कॉपर 2 प्लस ही है। आप फॉर्मुला करके देखो ना, Cu 2 प्लस होता है और SO4 2 नेगेटिव होता है, तभी तो CuSO4 बना ना। ठीक है, और आप जो बोल रहे हो जैसे कॉपर अगर 1 प्लस होता तो फिर फॉर्मूला CuSO4 नहीं दिया होता, फॉर्मूला दिया होता Cu का ट्वाइस SO4, क्यूप्रस क्यूप्रिक। ठीक है, बट जनरली ये बहुत अनस्टेबल होता है 1 प्लस वाला, तो अपन 2 प्लस ही लेते हैं हर बारी। कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियल, वो CuSO4 वाला कॉपर होता है। ठीक है, डन, समझ में आ गया ना? तो ऐसे क्वेश्चंस फैराडे के आ सकते हैं न्यूमेरिकल 2-3 नंबर में। ठीक है, या तो लॉ आ जाएगा कि स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो दोनों लॉ अपन पढ़ लिए हैं। पहला लॉ था हमारा W इज इक्वल्स टू ZQ, कहने का मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड। जितना करंट देते रहोगे उतना और डिपॉजिट होता रहेगा, जितना करंट देते रहोगे उतना और डिपॉजिट होता रहेगा। समझ रहे हैं? ये हमारा फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ
अगर 2-3 सेल एक साथ कनेक्टेड है सीरीज में और तीनों में सेम करंट पास हो रहा है ना, तो सबके आप मासेस निकालने का तरीका क्या होता है, उनका जो मास का रेशियो होता है वो उनके इक्विवेलेंट वेट्स के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, या फिर अपन लॉ बात करें तो किसी भी वेट, किसी भी सब्सटेंस का वेट किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट हैज लॉस्ट और गेन्ड। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस हो गया पूरा। ठीक है, फैराडेज लॉ भी देख लिया हमने इसमें। चलिए नेक्स्ट साइन डालिएगा। लिखिए हेडिंग, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। देखो अब आप, हमने 2-3 टर्म्स की बात कर ली, हमने करंट की बात करी, चार्ज की बात करी, टाइम की बात भी कर लिए। एक चीज नहीं आई बीच में, वो क्या है, रेजिस्टेंस। अगर कोई कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस भी होता है ना, भले कम होता है पर रेजिस्टेंस होता तो है कंडक्टर का। जैसे कॉपर का भी अपना खुद का रेजिस्टेंस है, कॉपर वायर भले एक कंडक्टर है, इट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, बट उसका कुछ ना एक रेजिस्टेंस तो होता है ना, जिससे वो करंट को लिमिट भी करता है। तो हर एक बॉडी का, नॉट जस्ट कंडक्टर, एवरी बॉडी हैज गॉट सम रेजिस्टेंस, इवन आवर बॉडी हैज सम रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसमें हमारे नॉन मेटल का रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है, जिसके कारण करंट ऑलमोस्ट जीरो, तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स। और वही मैं अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं तो उनका रेजिस्टेंस कम होता है, तो करंट थोड़ा फ्लो हो पाता है, तो दे आर कंडक्टर्स। ठीक है, तो रेजिस्टेंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर या इंसुलेटर। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, करंट मिनिमम या जीरो। कंडक्टर का करंट लो होता है तो करंट मैक्सिमम फ्लो कर पाता है। तो यहाँ पे अपन रेजिस्टेंस पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का आप थोड़ा बहुत याद करके आइएगा कि रेजिस्टेंस 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एक फैक्टर होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हम तब बोलते थे जब हम वायर के बारे में बात करते थे कि ये अगर वायर है हमारा, तो वायर कितना बड़ा है और वायर कितना मोटा है डायमीटर वाइज, उसके अकॉर्डिंगली उसका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। अगर सोचिए कॉपर का ये भी वायर है और कॉपर का ये वायर भी है, किसका लेंथ ज्यादा है, सेकेंड वाले का, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। R1 R2 अगर इनके रेजिस्टेंसेस हैं तो R1 इज ग्रेटर, सॉरी R1 इज लेस देन R2। एम आई क्लियर? अगर आपने सेम मटेरियल का, सेम लेंथ का 2 वायर लिया बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, दोनों ही कॉपर वायर्स हैं, दोनों का लेंथ भी सेम है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, नीचे वाले का। 2πr करके निकालते हो ना एरिया, किसी भी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, एक सर्कल, दैट इज 2πr, सॉरी πr स्क्वायर, वो सर्कमफेरेंस बोल दिया था, πr स्क्वायर वो होता है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, R1 बड़ा होगा R2 से कि R2 बड़ा होगा R1 से, बिकॉज हम क्या बोल रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका ज्यादा है, R2 का, तो R2 होगा छोटा, R1 होगा बड़ा। समझ गए ये दोनों पॉइंट? और इन दोनों को कंबाइन करके अपन क्या लिखते थे, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, फिर रेजिस्टिविटी रो, हाँ, तो R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। ये हमारा रिलेशन याद आ रहा है आपको, जहां पर रो क्या होता था हमारा, रेजिस्टिविटी, या एक और नाम क्या बोलते हैं उसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। कैसे निकालते हैं, रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल, आर इज ओम, ए इज मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एल इज मीटर। मीटर मीटर एक कैंसिल, तो क्या बचा, ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर, एनीथिंग। तो ये हमारा रेजिस्टिविटी का यूनिट। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोलते थे, क्योंकि आप जब यहां पर इन दोनों की वैल्यू 1 पुट करोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1, लेंथ 1 मीटर,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, तो रो क्या आएगा, आर के बराबर। तो रो रेजिस्टेंस ही तो है, बट एक स्पेसिफिक टाइम पर। कब, जब लेंथ 1 मीटर है वायर की और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। तो ये आप बोलोगे कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो यहां से डेफिनेशन आ जाएगा रेजिस्टिविटी का, कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल, और वो मटेरियल कितना होना चाहिए, हाँ 1 मीटर लेंथ का होना चाहिए और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तब आप बोलोगे रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर। एम आई क्लियर? तो यूनिट्स इसका भी ओम हो गया, इसका ओम मीटर हो गया, करेक्ट। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस अपन जी से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का ऑपोजिट है, हाँ या ना। रेजिस्टेंस ज्यादा, कंडक्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम, कंडक्टेंस ज्यादा। तो बेसिकली कंडक्टेंस इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टिविटी उतनी कम होगी, समझ रहे हैं? वही करंट समझ लो, करंट एंड रेजिस्टेंस तो आप लोग को पता है ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो करंट ज्यादा तो कंडक्टिविटी ज्यादा, करंट कम तो कंडक्टिविटी कम। और करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर, वो भी इनवर्सली। ये सही लिखा है मैंने, कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर इसका यूनिट ओम है रेजिस्टेंस का, तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, पर ओम। क्या हो जाएगा, पर ओम। क्योंकि देखो ना ये ओम लिखा है ना, तो 1/ओम, तो ओम ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पर ओम, है ना। यानी कि जो अपन ओम लिखते थे ऐसा वाला, उसमें ऐसा आ जाएगा। या फिर आपको -1 अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको उल्टा लिख दो, मो, नहीं। और सिंबल के ऊपर भी -1 अच्छा नहीं लग रहा है तो सिंबल को भी उल्टा कर दो। तो ये सारे आपके कंडक्टेंस के यूनिट होते हैं, समझ रहे हैं क्या? बोलने का तरीका सबका वही है, पर ओम, पर ओम, मो। समझ रहे हैं क्या? तो ये सब किसका यूनिट है, कंडक्टेंस का। एम आई क्लियर? इसको प्यार से हम लोग सीमन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीमन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन यही सब पढ़ने वाले हैं। आर क्या होता है, जी क्या होता है, रो क्या होता है। अब जैसे रेजिस्टिविटी है तो कंडक्टिविटी भी होती है ना। उसको आप लोग शायद फिजिक्स में सिग्मा से डिनोट करते होगे, पढ़े हो क्या फिजिक्स में कंडक्टिविटी, नहीं पढ़े हो? ठीक है, छोड़ दो सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे ना। चलो, थैंक यू।